गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में बमबारी हो रही है। एक रात में 250 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में स्कूल के पास हमला हुआ है। इजरायल ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के हमले का एक सरगना और हमास का इंटेलिजेंस चीफ साद बारूद मार गिराया गया है। इसके अलावा यारमुक इलाके में भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और रफा के इलाके में तो स्कूल के पास भी हवाई हमला हुआ है। इस बीच हमास ने गाजा पट्टी में मारे गए लोगों के नाम सहित लिस्ट जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी में मारे गए 6,747 लोगों के नाम हैं। मारे गए लोगों में 2,665 बच्चे हैं और 281 ऐसे लोग हैं जिनके शवों की पहचान मुश्किल है। इजरायल में क्या हो रहा है? इजरायल में गाजा पट्टी की ओर से लगातार रॉकेट के हमले हो रहे हैं। Missile fired from down below, from the ground. Again, you see the big blow, big explosion. That is. इजरायली सेना का आयरन डोम दिन रात गाजा पट्टी से आ रहे रॉकेट को नेस्तनाबूद कर रहा है। इजरायल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजरायल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अब सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले शुरू कर चुका है। सीरिया में दमिश्क से एलेप्पो तक अब तक इजरायल ने हमले किए थे। अब अमेरिका ने सीधा IRGC यानी ईरानी कंट्रोल वाले इलाके पर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसके ऊपर हुए ड्रोन स्ट्राइक जिस इलाके से हुए थे वहां पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका की ओर से पहली बार सीधे तौर पर ईरान का नाम लेकर दक्षिणी और पश्चिमी सीरिया में जो हमले किए गए हैं उस पर ईरान ने भी इजरायल के नाम की धमकी दी है। हमास क्या कर रहा है? हमास 2 रणनीतियों पर काम कर रहा है। गाजा पट्टी की ओर से हमले जारी रखना और गाजा पट्टी में हो रहे संहार का प्रचार करके दुनिया के हर मंच से इजरायली हमला रुकवाने की गुहार लगा। इसके लिए हमास के इंटरनेशनल रिलेशंस चीफ मूसा अबू मार्जूक ने मॉस्को में रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव और मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात की है। इस दौरान ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने भी रूसी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात पर रूस ने कहा कि बंधकों की रिहाई को लेकर बात हुई। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी पर हमला बंद कराने को लेकर बात हुई और ईरान ने कहा कि आपसी रिश्तों पर बात हुई। लेकिन इजरायल ने कहा कि रूस ने हमास के आतंकियों को बुलाकर ठीक नहीं किया। वैसे खबर है कि जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलने वाले हैं। दुनिया क्या कर रही है? दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर गाजा पर हमले बंद करने की मांग कर रहे हैं। कई देशों में लोग गाजा पट्टी में मानवीय राहत पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। उसी तरह दुनिया भर में इजरायली नागरिक और इजरायल के समर्थक हमास के बंधक बने 222 लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग कर रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बस ये चर्चा चल रही है कि युद्ध बंद किया जाए और राहत शुरू की जाए। युद्ध बंद कराने के UNSC में अमेरिका के प्रस्ताव को चीन और रूस ने वीटो कर दिया और रूस के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। 15 सदस्यों के सिक्योरिटी काउंसिल में 10 देश अमेरिका के साथ थे। रूस, चीन, UAE विरोध में थे, जबकि ब्राजील, मोजाम्बिक गैर हाजिर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने प्रस्ताव में लिखा था कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। उसी तरह रूसी प्रस्ताव के समर्थन में चीन, UAE और गैबॉन थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने वीटो किया और 9 देश गैर हाजिर रहे, क्योंकि रूस ने प्रस्ताव में हमास का नाम तक नहीं लिखा था। नतीजा हुआ कि फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक और तुर्की से लेकर रूस तक UN में बैठे रह गए और युद्ध थमा नहीं। फिलिस्तीनियों की उम्मीद अब महासभा की हो रही बैठक पर है, जिसमें अरब देशों ने तुरंत सीज फायर करने, दक्षिण गाजा की तरफ जाने वाला इजरायली आदेश वापस लेने और गाजा पट्टी में खाना, पानी, दवाई, ईंधन जैसी जरूरी चीजें फौरन पहुंचाने की मांग रखी गई है। इजरायल से श्वेता सिंह के साथ राजेश पवार, तेल अवीव, आज तक। युद्ध में अमेरिका की एंट्री क्या युद्ध के दायरे को, जगह को और ज्यादा विस्तार देने वाली है? स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है? खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच तेल अवीव से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इजरायल हमास जंग के बीच अभी की बड़ी खबर इस वक्त की ये है
तेल अवीव एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा है। तेल अवीव जो कि इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, लगातार 4 रॉकेट वहां पर दागे गए हैं। 7 अक्टूबर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 4 बड़े धमाकों से तेल अवीव में हड़कंप की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला ये शहर, और वहां की स्थिति क्या बनी हुई है। रह रहकर लगातार यहां पर हमास के ठिकानों पर एक तरफ इजराइल की ओर से वार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास की ओर से इजरायली लोगों को, सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राजेश पवार हमारे संवाददाता तेल अवीव से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 4 लगातार वहां पर धमाकों की खबर सामने आई है, क्या और जानकारी राजेश आप पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक? अब वहीं पर तेल अवीव में आपकी मौजूदगी है। चित्रा, मैंने अभी 2 वीडियोस भेजे हैं एयर अटैक सायरन्स के, और 4 नहीं 10 रॉकेट फायर हो चुके हैं अब तक। 2 बार ये एयर रेड सायरन हुआ है। पिछले 10 मिनट में 2 रॉकेट हमले हुए हैं। पहली बार में 4 रॉकेट फायर किए गए थे, जिसमें एक रॉकेट ने तेल अवीव शहर में एक बिल्डिंग को हिट किया है और 3 न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। दूसरे अटैक में, जो कि अभी 3-4 मिनट पहले खत्म हुआ है, उसमें 6 रॉकेट फायर किए गए हैं, और उन 6 रॉकेट्स में कितने जमीन पर पहुंचे हैं पता नहीं, लेकिन हमने आसमान में जरूर देखा है कि कुछ रॉकेट्स जो है हमास के न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं एयर डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। लेकिन 2 रॉकेट अटैक हो चुके हैं, बड़े रॉकेट अटैक आज तेल अवीव में, और एक में 4 और एक में 6 रॉकेट फायर किए गए हैं। चित्रा, लगातार वहां पर आप बता रहे हैं कि एक बाद एक रॉकेट से फायर वहां पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी राजेश आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका ने जिस तरह से सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, ये जो युद्ध का दायरा है, क्या वो और ज्यादा अमेरिकी एंट्री के बाद व्यापक हो सकता है? राजेश, देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरह से हालात बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अगले स्तर पर पहुंचने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान ने पिछले 2-3 दिन से लगातार इजराइल भी जो है सीरिया के अंदर हवाई हमले कर रहा है। उसने दमिश्क और अलेप्पो, इन 2 एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश की है। इसके अलावा कल अमेरिका जो पूर्वी सीरिया में 2 बेसिस, जिनको बोल रहा है कि इस्लामिक गार्ड जो है ईरान का वो कंट्रोल करता है, उनको हमला किया है। इसका कारण ये है क्योंकि अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ये बेस इस्तेमाल हो रहे हैं सीरिया के अंदर, जिसमें ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, एम्यूनिशन और दूसरा असला सप्लाई कर रहा है, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए जब इजराइल की फोर्सेस गाजा के अंदर घुसती हैं। चित्रा, और ईरान की ओर से लगातार अब इजराइल को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बड़े बड़े कमांडर्स की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि बमबारी के अलावा और कुछ वो कर नहीं सकता, और अगर उसने गाजा पट्टी में जब जमीनी हमले की कोशिश की तो फिर वहीं पर दफन कर दिया जाएगा इजरायली सेना को। इस तरह का बयान आ रहा है ईरान से, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? राजेश, देखिए चित्रा, जैसे मैंने बोला, लड़ाई में हमेशा सिर्फ लड़ाई आजकल बंदूक, तोप और जहाजों से नहीं होती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये सब लड़ाई का हिस्सा है। और जो ये ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो उनका काडर है, उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हो, उनका मोराल ऊपर रखने के लिए है। और लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि जिस तरह से टनल्स का जाल बिछा हुआ है गाजा के अंदर, जिस तरह से उन्होंने उसकी नाकेबंदी कर रखी है, जिस तरह की फोर्टिफिकेशंस वहां पर हैं, जिस तरह के हथियारों का और एम्यूनिशन का जमावड़ा कर रखा है, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इजरायली फौज के लिए। और इसीलिए इजरायली फौज जो है वो लिमिटेड रेड्स कर रही है, टेरिटरी के अंदर जाते हैं और वापस आते हैं। इसको हम फौजी भाषा में रैकिन फोर्स बोलते हैं या प्रॉबिंग अटैक्स बोलते हैं। वो लगातार कर रही हैं ताकि वो ग्राउंड प्रिपेयर कर सके फाइनल अटैक के लिए। और ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि फाइनल ग्राउंड ऑफेंसिव होने वाला है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो 2 दिन लगेंगे या 7 दिन लगेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव 100% होगा। चित्रा, मतलब अभी जो सीमित हमला किया जा रहा है इजराइल की ओर से ग्राउंड पर जाकर, आप ये कह रहे हैं कि आगे की बड़े हमले की तैयारी इजरायली सेना की ओर से की जा रही है। यहां पर राजेश एक और सवाल, उसके बाद आपको अलग अलग हिस्सों में जाना है। मेरा ये सवाल है, तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से बयान सामने आया है कि गाजा में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का खून बह रहा है। इस तरह का बयान देकर तुर्की के राष्ट्रपति क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए चित्रा, जो एर्डोगन है तुर्की के राष्ट्रपति, ही इज एन इस्लामिस्ट। ये जग जाहिर फैक्ट है कि वो एक इस्लामिस्ट है। उनको उनके देश के लोग ज्यादातर जो सेक्युलर उनको पसंद नहीं करते हैं उनकी इनकी पॉलिसी के कारण। और मेरा एक दोस्त जो यहाँ का लोकल है, इजरायली है, उसने कुछ देर पहले एक फोटो शेयर किया है
इस्तांबुल का, जहां दुकान के ऊपर लिखा है जूज आर नॉट अलाउड, और उसका कहना था कि ये तो वही हालत हो रहे हैं जो 1939 में जर्मनी में थे यहूदियों के जेनोसाइड से पहले। तो कहीं ना कहीं जो एर्दोगन के स्टेटमेंट्स हैं, आप मान के चले उनके स्टेटमेंट्स दुनिया के जो इस्लामिस्ट हैं उनकी भावनाएं प्रकट करते हैं। और चाहे कितना भी बड़ा विनाशकारी कदम हमास उठा ले, कितना भी दर्दनाक काम कर ले, कितना भी जो है हॉरिफिक अटैक्स वो कर ले, वो कभी भी इस चीज को मानेंगे नहीं और वो हमास और इन सब इस्लामिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। चित्रा, बहुत शुक्रिया राजेश पवार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तेल अवीव से हमारे संवाददाता राजेश आपको पूरी जानकारी देते हुए, वहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से एक एक जानकारी देकर ये बताते हुए कि दरअसल हालात अभी आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। सबसे पहले संजय मेशन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो अमेरिका की एंट्री है, दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी बाकायदा वॉर ड्रिल की जा रही है, इससे क्या स्थिति और ज्यादा आगे आने वाले में भयावह हो सकती है? क्योंकि हर जगह अपने अपने पैमाने पर यहां पर एक तरह का रिहर्सल कर ले या जहां मौका मिल रहा है वहां पर अटैक किए जा रहे हैं, जैसा कि अमेरिका की सीरिया की कार्रवाई बताती भी है। इसके संकेत क्या समझे जाएं? चित्रा, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उसके दो दिन के अंदर देखिए अमेरिका ने अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटलशिप्स डिप्लॉय कर दी थी। बिल्कुल, वो साफ उसका मैसेजिंग है कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े और इस युद्ध को एनलार्ज नहीं चाहते हैं वो इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में। और हाल ही में 17 अक्टूबर से जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, खासकर सीरिया में, इराक में, उनके ऊपर काफी मिसाइल्स और रॉकेट फायर हुए हैं और कुछ तकरीबन 20 ट्रुप्स इनके थोड़े घायल भी हुए हैं। अमेरिका के पास जो अभी ऑप्शन है, देखिए थोड़े दिन पहले ही हुती रिबेल्स ने भी फायर किया था, वो जो मिसाइल्स और ड्रोन्स थे उनकी टारगेटिंग स्टेट इजराइल के ऊपर थी, उनको बर्बाद किया गया जो रेड सी में इनकी शिप्स डिप्लॉय थी। तो साफ जाहिर है कि अमेरिका के ऊपर ये जो हमला हुआ है, देखिए हमला तो हुआ है, किसने किया है? ऑब्वियसली ईरान बैक्ड मिलिशिया जो इराक में है, और साथ ही में ये जो इरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, इनके भी वहां काफी बंदे वो डिप्लॉयड हैं सीरिया में और इराक में। मतलब अमेरिका के ऊपर अगर कहीं से भी हमला होगा, वो उसका जवाब देंगे, सामान को निशाना बनाया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया है। तो ये जवाबी कार्रवाई है, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई है। जो हमास और रशिया की मुलाकात हो रही है, हमास के पीछे रूस जिस तरह से खड़ा हो गया है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होने लगे हैं। तो वो स्थिति क्या और ज्यादा बिगड़ सकती है अगर खुलकर जिस तरह से हमास का समर्थन करते हुए रूस नजर आ रहा है? इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने इस बात की मुखालफत भी की है। बिल्कुल, देखिए हमास के समर्थन में भी काफी लोग आ गए। टर्की के राष्ट्रपति ने तो बोल ही है कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। रशिया, चाइना, ये सबका एक पहल है। देखिए 2 ग्रुप्स में तो बढ़ गया, जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर में था, ये वैसे ही कुछ हो गया है, ईस्ट मतलब वेस्ट वर्सेज द रशियंस, और यहां हो गया वेस्ट वर्सेस दी मुस्लिम वर्ल्ड। इस प्रकार ये अभी स्थिति आ गई है। रशिया और चाइना भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, ईरान इसमें मेन रिंग लीडर है। देखिए उन्होंने अपने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, तो रशिया ने भी इनको देखिए सपोर्ट तो करना ही है। और इजराइल ने बहुत क्लियर लफ्जों में बोला रशिया के लिए भी कि आपने जो कार्रवाई की है ये बहुत गलत की है। तो मेरे को लगता है देखिए ईरान भी स्टेटमेंट दे रहा है, ईरान अपने प्रॉक्सीज को भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए अभी हमास ने अभी रॉकेट फिर फायर किया आज तेल अवीव में, ये साफ जाहिर है कि ये भी वेल प्रिपेयर्ड हैं। और इनके शुरू के स्टेटमेंट थे कि अभी तो और कुछ भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, इनके पास कुछ तौर पे केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं जो सही वक्त पे ये यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ भी पॉसिबल है। केमिकल वेपन्स को लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बकायदा नियम बनाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कायदे कानून कुछ नहीं है। ये जो लॉज ऑफ फाइटिंग है ये सिर्फ रेगुलर आर्मीज के लिए और टेररिस्ट के साथ कैसे कई मुल्क आकर खड़े हो जाते हैं, यह भी बेहद हैरान करने वाली बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर भी, चूंकि हमास को लेकर कार्रवाई इजराइल की चल रही है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं सीधे शंकर प्रसाद जी आपके पास आते हुए, लेकिन ईरान की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है ये कहते हुए कि अगर गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जाती है तो फिर गाजा में जो ड्रैगन है वो निगल जाएगा इजरायली सेना को। ड्रैगन से क्या बताना चाहते हैं? क्या जो सुरंगें वहां पर बनाकर हमास की ओर से रखी गई हैं उसकी ओर इशारा किया जा रहा है या फिर कुछ और है इसके पीछे? देखिए जब भी कभी ग्राउंड अटैक होगा उसमें कैजुअलिटीज तो बहुत होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैजुअलिटीज होंगी हमास की तरफ से, फिलिस्तीन में लोकल्स की तरफ से, उनकी बिल्डिंग्स एंड इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और साथ साथ
इजरायली आर्मी का भी काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए जब तक कि टारगेट एरियाज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं कर देता इजराइल, तब तक वो ग्राउंड फोर्सेस को नहीं जाएगा, वहां पे फिजिकल अटैक नहीं करेगा, एरियल अटैक से कंटिन्यू करता रहेगा। अब इजराइल के सामने इस समय दो बड़ी भारी समस्या हैं जिन पर उनका पूरा मेरे ख्याल से सोच विचार चल रहा है। एक तो कि किस तरीके से होस्टेजेस को निकाला जाए, उसका क्या तरीका निकाला जाए, नेगोशिएशंस के जरिए निकाला जाए या फिर उसको मार पीट के निकाला जाए, बिल्कुल गाजा पट्टी को जीरो करके निकाला जाए। और दूसरा जो बड़ी भारी समस्या इजराइल फेस कर रहा है वो वर्ल्ड ओपिनियन की है, जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड ओपिनियन ये कहती है कि जेनोसाइड हो रहा है, इसको बंद कीजिए, इनोसेंट लोगों को मत मारिए। लेकिन साथ साथ आप देख रही हैं कि हमास की तरफ से भी तेल अवीव के अंदर बम गिर रहे हैं। सो इट्स ह्यूमन राइट्स दोनों तरफ खराब हो रहे हैं, और जो 7 तारीख को हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो तो सब भूल ही गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि लड़ाई आज की तारीख में दिन पे दिन बद से बदतर हो रही है, और जैसे आपने कई दफा कहा आज के प्रोग्राम में भी कि क्या ये और बड़ी होती नजर आ रही है, इसके बारे में मेरी टिप्पणी ये है कि बड़ी तो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर ग्राउंड एक्शन सिवाय गाजा के अंदर, सिवाय पैलेस्टीन के अंदर और कहीं नहीं हो पाएगा, सिर्फ एरियल होगा। और उससे क्या होगा कि जिस चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे नॉट इजिप्ट रियली, सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, इन सब के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके जिम्मेवार हिजबुल्लाह होंगे, जिसके जिम्मेवार ईरान होगा, क्योंकि सब जगह जहां भी अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं या ये कोई और फ्रंट खोलना चाहते हैं, वहां चाहे ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगी, लेकिन एरियल बम्बार्डमेंट से आप देख रही हैं कि किस तरह से बिल्डिंग गिर सकती हैं। कि अगर ये लोग सोचते हैं कि अमेरिकन इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये हमला करके अमेरिका चुप बैठेगा, तो बिल्कुल गलत सोच है। ये तो पक्का मान के चलिए कि हर तरफ से अमेरिका सारे अपने जो वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा, लेकिन ट्रुप्स ग्राउंड पर नहीं जाएंगी, तो लड़ाई उस किस्म की नहीं होगी। लेकिन गाजा के अंदर लड़ाई दिन पे दिन खराब होती चली जाएगी अनलेस देयर इज सम सोल्यूशन फाउंड फॉर रिलीजिंग ऑफ द होस्टेजेस। मेरा यह भी मानना है कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कई जगह होस्टेज को रेस्क्यू करने की नेगोशिएशन भी चल रही हैं। इसमें कई एक प्लेयर्स होंगे जो चाहते हैं कि किसी तरीके से होस्टेज रेस्क्यू हो जाए, जिससे एक मसला खत्म हो और दूसरे मसले को फिर निपटा जाए साथ साथ, यानी कि सीज फायर, और किसी तरीके से वहां पे जेनोसाइड को रोका जाए। तो इसमें ईरान इन्वॉल्व होगा, इसमें मेरे ख्याल से टर्की भी इन्वॉल्व हो सकता है, जॉर्डन तो है ही, शायद हो सकता है रशिया को भी किसी प्रकार से करें, रशिया कुछ कर नहीं पाएगा, और जॉर्डन का इसमें बड़ा हाथ रहेगा। हाँ। अब ये 3-4 जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका है और इजराइल खुद है। आपको एक बात जरूरी मानना चाहिए कि इजराइल के पास बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि होस्टेज की नेगोशिएशंस करती है, और होस्टेज नेगोशिएशंस पर काफी जोर दिया जा रहा होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि लोकल इश्यूज क्या हैं, इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं, नेबरहुड इश्यूज क्या हैं। इन सब चीजों को अलग अलग आप देखेंगी तो आपको बड़ी क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है, लोकल एरिया में, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, मुस्लिम देशों का किस तरीके से इसका जोड़ हो रहा है और इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और किस तरीके इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है हमास के साथ और पैलेस्टीन के साथ। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, और आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये साफ साफ इस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है वो भी साफ साफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आप रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में इंडिया की ओर से। आपके पास आते हुए अचल मल्होत्रा जी, चूंकि युद्ध बंद कराने को लेकर यूएनएससी में अमेरिका के प्रस्ताव को चीन और रूस ने वीटो कर दिया, उसके बाद रूस के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो कर दिया। अभी माना जा रहा है एक और जो बैठक चल रही है उसमें अरब देशों की ओर से जो प्रस्ताव युद्ध रोकने को लेकर सामने रखा गया है उस पर हो सकता है वोटिंग हो, तो वहां की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है अचल मल्होत्रा जी? और यूनाइटेड नेशन की भूमिका जिस तरह की होनी चाहिए, जैसा कि किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सब पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जब जरूरत की बात आन पड़ती है उस समय यूनाइटेड नेशन उतना मजबूत नजर क्यों नहीं आता है? देखिए चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। थियोरेटिकली यूनाइटेड नेशंस जो है पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, सभी इसके मेंबर्स हैं। बिल्कुल। और इसकी स्थापना और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन थ्योरी होनी चाहिए, बट हकीकत ये है कि ये कुछ सुपर बॉडी नहीं है। इसके मेंबर्स वही हैं जो यूएन की बिल्डिंग के अंदर आपस में लड़ते हैं और जो यूएन की बिल्डिंग के बाहर आपस में लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनकी पोलराइजेशंस हैं, जो उनके आइडियोलॉजिकल कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जितने भी क्लैशेस
यूएन की बिल्डिंग के बाहर, न्यूयॉर्क के बाहर होते हैं, वो सभी इन मीटिंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप देखिए पोलराइजेशन की बात, ये अभी जो बात हुई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन की बात हुई, तो वही पुरानी पोलराइजेशन सामने नजर आई। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था तो उसको वीटो किया रशिया और चाइना ने, और रशिया चाइना के प्रपोजल को वीटो किया यूनाइटेड नेशंस ने। बिल्कुल। और हकीकत क्या, प्रायोरिटी ये है कि सीज फायर कराना है, युद्ध रुकवाना है, और ह्यूमन राइट्स का जो है मसला उसको सुलझाना है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी है, और इनको रिलीज कराना है जो हॉस्टेजेस है। उस पर तो कोई बात हो नहीं रही। बात हो रही है लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज रेजोल्यूशन की नहीं आ रही। पहले तो आप वहीं नहीं एग्री कर पा रहे, उसके बाद एक इतिहास बताता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का कि फेलियर ज्यादा रहे हैं, सक्सेसफुल बहुत कम रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। और अब यूएन जनरल असेंबली जिसकी आप बात कर रही हैं, उसका तो रेजोल्यूशन थ्योरेटिकली और भी कमजोर माने जाते हैं। चलिए रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बट सवाल है कि ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं, या होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। मेरी गट फीलिंग ये है कि इजराइल को वक्त दिया जा रहा है कि हमास ने जो भी किया, गलती करी या जो उन्होंने एडवेंचर किया, अब आपके पास मौका है कि जहां तक उसे एलिमिनेट कर सकते हो, जहां तक न्यूट्रलाइज कर सकते हो, करो। और अभी हाल ही में हमारे पास एक उदाहरण है इसका, हालांकि उसके बारे में बहुत दुनिया में चर्चा नहीं होती। वो कॉन्फ्लिक्ट जो अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में हुआ था, 44 दिन पहले वॉर चली थी, फिर अभी हाल तक चलती रही। उसमें भी क्या हुआ कि 25 साल से यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। हाँ। तो अजरबैजान ने फोर्स का इस्तेमाल किया। 44 दिन अजरबैजान को दिए गए कि आपको जो करना है कर लो, और उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये जो ट्रेंड पकड़ता जा रहा है ना, ये जोर पकड़ रहा है कि आप यूज ऑफ फोर्स से अपनी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करिए, क्योंकि बातचीत से कुछ हो नहीं पा रहा। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपकी देखते रहेंगे, बस जो खाली जमा पूर्ति से बोलते हैं कि एक जबानी तौर पे बात करेंगे, लेकिन आप अपने मकसद को पूरा कर लीजिए। मतलब तो जुबानी जमा खर्च है वहां पर, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। और यकीनन जिस तरह की हरकत हमास की ओर से की गई वो कत्लेआम था, कि उसने बेगुनाह लोगों की जिस तरह की जान ली, और जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेभत्स थी। उसके बाद हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है, लेकिन अगर फिलिस्तीन के आम नागरिक उससे हताहत हो रहे हैं, उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि वहां पर वही देश हैं जो बाहर भी लड़ते हैं, अंदर जाकर भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन जैकलिन सोलोमन जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, 26 साल हो गए आपको इजराइल में रहते हुए, अभी के वहां पर हालात क्या हैं? क्योंकि हमास की ओर से भी लगातार ताबड़तोड़ अलग अलग हिस्सों में रॉकेट से अभी भी हमला किया जा रहा है, जैसा कि तेल अवीव से हमने खबर भी पहुंचाई अपने दर्शकों तक। अभी की स्थिति क्या बताती है इजराइल की? पहले तो आप सभी को शलोम इजराइल की तरफ से। अभी 10 मिनट पहले ही 10 मिनट में 2 बार हमारे यहाँ साइलेंस हुए। पिछले 24 घंटे में 130 बार साइलेंस हुए हैं। हर बार जब भी साइरन होता है तभी 4 से लेकर 10 रॉकेट्स भेजे जाते हैं। तो आप ही हिसाब लगाइए कितने रॉकेट्स हुए हैं पिछले 24 घंटे में। पिछले अभी यहाँ के 2:30 बजे 10-10 मिनट में 2 बार साइरन होके हर बार 4 से 10 रॉकेट्स वापस भेजे गए थे, तेल अवीव तक और तेल अवीव से आगे तक भी। तो यहाँ इसका मतलब है एटलीस्ट 80 किलोमीटर जहां पर हमास है वहां से 80 किलोमीटर दूर तक रॉकेट इतने उनके रॉकेट्स पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ सिटी पर भी था, साइरेंस हुए। एज यूजुअल हम लोग सब भाग के शेल्टर रूम में गए और वहां पर 10 मिनट रुके थे। यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना है, भयानक है, इस हिसाब से कि हम लोग 5 बजे के बाद आप कुछ नहीं देखेंगे रोड पे, कोई नहीं होगा। सभी शॉप्स बंद हो जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते हैं, सभी अपने अपने घरों में जाते हैं। काम चालू स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग इकोनॉमी शुरू करने का सोच रहे हैं और काम पे जाने लगे हैं लोग। लेकिन जितना हो सके जल्दी वापस आते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें ऑन द वे भी साइरन हो सकते हैं, फिर हमें गाड़ी से उतरना पड़ता है और रोड के साइड पे जाके बैठना पड़ता है 10 मिनट के लिए। तो कार पे अगर गिरे तो पेट्रोल का जो डर होता है या आग लगने से या किसी के ऊपर भी वो गिर सकता है। तो ये सब हमारे यहाँ भी बहुत हो रहा है। हम सैडली सिर्फ गाजा की साइड का बहुत देखते हैं, लेकिन
इजराइल में भी 2400 घंटे ऑलमोस्ट हर घंटे साइरेंस होते रहते हैं और रॉकेट्स भेजे जाते हैं। इजराइल में भी वही स्थिति है। कुल मिलाकर हमास की ओर से भी लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, अब यहां पर सवाल यह हो रहा है कि जंग तो आगे और ज्यादा बढ़ती हुई संजय मेस्टन जी दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार उनकी बात सही भी है कि गाजा पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं तमाम देशों की ओर से, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, फिलिस्तीन की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनका क्या हश्र हो रहा है, ये बताने दिखाने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी को बयां करती हैं। लेकिन हमास की ओर से अभी भी लगातार रॉकेट से वहां पर फायर किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर हमास के आतंकवादियों की ओर से रॉकेट रखे गए हैं और वक्त आने पर उसको जहां लगेगा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उस तरह की कार्रवाई कर रहा है इस समय। बिल्कुल चित्रा, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये देखिए हमास वेल प्रिपेयर्ड है और वेल आर्म्ड है और इनके पास मिलिट्री आर्सेनल काफी भारी संख्या में है। इन्होंने अपने लोगों को निग्लेक्ट किया है, इन्होंने इतनी टनल्स बनाई हैं, आज ये अपने सिविलियंस की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, उनको भूल गए हैं और ये इनके पास सब कुछ है, खाना भी है, सब कुछ है, सिविलियंस इनके मर रहे हैं। और मैं एक ऐड करना चाहूंगा, देखिए कोई भी लड़ाई होती है विश्व में कहीं पर भी, आज लेटेस्ट लड़ाई में भी क्या होता है कि सिविलियंस डिस्प्लेस होते हैं अपने घरों से, बिल्कुल सिविलियंस सफर करते हैं और रिफ्यूजीज भी बनते हैं और आमूमन तौर पे जो रिफ्यूजीज होते हैं वो नेबरिंग कंट्री में जाते हैं। यहां यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है जिसपे उन्होंने गंभीरता से सोचा ही नहीं है। देखिए वो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ कि वो एंटोनियो सेक्रेटरी जनरल स्टेटमेंट देता है कि ये तो वैक्यूम में इन्होंने नहीं किया है, आपको भी पता है क्या स्टेटमेंट है, लेकिन ऑन ग्राउंड यूनाइटेड नेशंस अभी जो कर सकता है, और अगर मैं क्योंकि मैं 2 यूएन मिशंस में रहा हूं, मोजाम्बिक और रवांडा में, देखिए जहां विल है ना सब पॉसिबल है। आज नहीं इजिप्ट के साथ, इजराइल के साथ एक ये मुद्दा बनाए कि जितने भी वहां सिविलियंस हैं जो छोड़ना चाहते हैं उनको एक एग्जिट पॉइंट दिया जाए, इजरायली उनकी स्क्रीनिंग करें। वो जाएंगे और कहां? अगर मान लीजिए गाजा छोड़कर फिलिस्तीनी जाएंगे कहां? बिल्कुल, मैं इजिप्ट उनको लेने को तैयार नहीं है और वहां के एक शहर में वहां पर भी मिसाइल दागी गई, इस तरह की खबर सामने है। इजिप्ट में अचानक से ताबा शहर में एक मिसाइल गिरी है। हाँ, तो अब ये मिसफायर होकर गिरी, किधर से आई, इसको लेकर अभी वहां पर जांच की जा रही है। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया, जाएंगे कहां? देखिए इजिप्ट में काफी लैंड है, वहां पर इनको एक टेंटेज एकोमोडेशन में रखा जाए, सिक्योर किया जाए, किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। मैं रवांडा में देखा हुआ है, इतने रिफ्यूजीज को उन्होंने रखा था, तो ये पॉसिबल है उनके ऊपर पूरा वहां सिक्योरिटी कॉर्डन लगाए जिससे वो इजिप्ट में और कहीं नहीं जाए। और जब लड़ाई खत्म होती है, देखिए इजराइल का भी स्टेटेड एम बहुत क्लियर है, हमास को खात्मा करना है, तो उनको खत्म करने दे और बाद में ये जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है, ये रिफ्यूजीज वापस आए और ये जो पैलेस्टीनियन लेकिन हमास केवल गाजा पट्टी में ही तो नहीं है, उसके अलावा भी उसका दायरा बहुत बड़ा है। हमास के नेता जाके ईरान से मुलाकात कर रहे हैं, रशिया में जाकर मुलाकात कर रहे हैं, आप कहां कहां पर हमले करोगे? कोई तो एक टारगेट फिक्स करके रखना होगा ना इजराइल को। आपको क्या मानसिकता? देखिए इजराइल के बेगुनाह नागरिकों की हत्या हुई है, उनके लोग इस वक्त बंधक बनाकर रखे गए हैं, यकीनन एक भावनाएं उनसे जुड़ती हैं, लेकिन ये जो हमला फिलिस्तीनी नागरिक भी बड़े पैमाने पर हताहत हो रहे हैं, तो उनके भी सवाल को बार बार उठाया जा रहा है। नहीं बिल्कुल, कहां पर जाकर खत्म होगी ये लड़ाई? नहीं तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस का 2 फोकस बहुत क्लियर होने चाहिए। एक तो ये जितने भी ये रेफ्यूजीज हैं, ये जो पैलेस्टीनियन है और जितने होस्टेजेस हैं, उनके होस्टेजेस के ऊपर में तो यूनाइटेड नेशंस कुछ बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल उनके लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। और देखिए इजराइल का स्टेटेड एम तो वो अचीव करेगा, हमास का डिस्ट्रक्शन है, तो हमास और ये हमास चाहता है कि ये सिविलियंस वहीं अटके रहें जिससे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जाए, और जो भी है सिविलियंस नहीं मरने चाहिए, वो सब समझते हैं, तो उनको एक एग्जिट रूट वहां पर दिया जा सकता है। और मैंने देखा अफगानिस्तान में जब मैं था, यूनाइटेड नेशन की बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत हो सकती है, लेकिन कोई इसको रोकना नहीं चाहता है। हम लोगों ने संजय मेस्टन जी डिफेंस स्टडीज की किताबों में BAMA में पढ़ाई की है, जिसमें यूनाइटेड नेशन को लेकर इस तरह की अगर युद्ध हुए तो उसकी भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है, लेकिन हमने रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भी देखा और आज वर्तमान वक्त में भी देख रहे हैं। बिल्कुल वो भूमिका क्यों नजर नहीं आती है? वो मतलब हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और, ये सिर्फ दिखावे वाला यूनाइटेड नेशन बनकर क्यों रह गया है? नहीं, जैसे जनरल शंकर ने भी बहुत साफ लफ्जों में बोला, देखिए वो वहां अंदर लड़ते रहते हैं, सॉरी अचल जी ने, वो लड़ते रहते हैं यहाँ यूनाइटेड नेशंस को। देखिए जब एंटोनियो हैं, क्या उनका वो स्टेटमेंट से कुछ फर्क पड़ा है? उन्होंने इजरायलीज को और उनके अगेंस्ट कर दिया। मतलब जो भी है, ही इज हेडिंग द यूनाइटेड नेशंस, ही इज द सेक्रेटरी जनरल। बिल्कुल उनको ऐसा करना चाहिए कि ये सारे नेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है?
वो रिफ्यूजीज हैं या जो पैलेस्टीनियन वहां पर जनता सफर कर रही है और जो होस्टेजेस हैं उनके ऊपर अगर वो फोकस करें तो सब ठीक होगा, लेकिन वो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बोल के और सिचुएशन खराब कर रहे हैं। हाँ। और वही है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकती है, और इसमें मेरे ख्याल सब सहमत हो जाएंगे अगर वहां पर इनको इलाका दिया जाए और वहां पर ये जितने सिविलियंस जाते हैं उनको वहां पर सब कुछ एड वेड सब मिलेगी, सिक्योरिटी कंसर्न एड्रेस होंगे, क्योंकि इजराइल की तो बहुत क्लियर कट एम है, उसका एम वो तोड़ेगा नहीं, हमास को खत्म करना है और ग्राउंड ऑफेंसिव जाएगा। लेकिन यह लड़ाई को हमास चाहता बढ़े, क्योंकि वो चाहता है कि ये सिविलियंस रहे, कैजुअलिटीज हो, वो मरते रहे, बच्चे मरे, और वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा होगा। हमास की ओर से तो बार बार जिस तरह के बयान हमास को लेकर इजराइल की ओर से दिए जा रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं एक तरह की तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब इस तरह की एक भावना यहां पर जरूर नजर आ रही है। नेतन्याहू ने जो बयान दिया है कि हमास को शांति के लिए कुचलने की जरूरत है, और बहुत स्ट्रिक्ट होकर उनकी ओर से यह बयान दिया गया है, तो कुचलने के लिए। लेकिन यहां पर हमास के आतंकवादी जो हैं उनका दायरा बहुत दूसरे देशों में भी फैला हुआ है। अब वहां पर किस तरह से एंट्री होगी, कैसे आप पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे? असल मल्होत्रा जी, लेकिन यूनाइटेड नेशन की भूमिका को लेकर बार बार यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और, इस तरह की भूमिका वर्तमान वक्त में क्यों बनी हुई है? दो युद्ध हमारे सामने है, रूस यूक्रेन का हो गया, हमास और इसराइल के बीच में अभी चल रहा है। उसके बावजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को लेकर या जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनको लेकर भी कोई फैसला अब तक नहीं हो पा रहा है। देखिए चित्रा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अगर आप इतिहास को सीरियसली स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा फेलियर ज्यादा हैं, बिल्कुल, और सक्सेस बहुत कम है, बिल्कुल। और फेलियर और सक्सेसेस का वजह भी यही है कि जो जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, उससे बाहर जो पोलराइजेशन है वही सेम पोलराइजेशन आपको अंदर मिलती है जब रेजोल्यूशंस डिस्कस हो रहे होते हैं। हमने तो पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, वो यही है कि पोजीशंस पहले से बनी है, आपने बाहर बनती हैं पोजीशंस और आके आपके रेजोल्यूशंस पे रिफ्लेक्ट होती है। ये बड़े ही दुख की बात है कि ऐसी सिचुएशन में जहां ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो टॉप प्रायोरिटीज लेने चाहिए उसे आप एक तरफ रख के लैंग्वेज के ऊपर बहस कर रहे हैं कि इसमें हमास का नाम नहीं है, बिल्कुल, या उस पर इसराइल के बारे में ये कहा गया। अब कॉमा, और यकीन मानिए कॉमा और फुल स्टॉप पे भी कई बार झगड़े होते हैं यूएन के डिबेट्स में, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन सारांश में वही है कि वही प्लेयर्स बाहर हैं, वही प्लेयर्स अंदर हैं। इसीलिए तो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात जो हम कर रहे हैं सालों साल से, और जिसमें ये प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे, उसकी वजह क्या है? हमारा बार बार यही कहना है कि आज की तारीख में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, या ग्लोबल गवर्नेंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, वो कंटेम्परेरी रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्हें बनाया गया था, तब से हकीकत बदल चुकी है। बिल्कुल, बहुत से दूसरे कंट्रीज हैं जो डिजर्व करते हैं कि वो आगे आए, इसीलिए हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब रिफॉर्म के बाद ये सिचुएशंस बदल जाएंगी, लेकिन उसके पीछे जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो इसीलिए है कि यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही, बिल्कुल, इसीलिए नहीं डिलीवर कर पा रही। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बिल्कुल, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर न जाने कितने सालों से सिर्फ बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखिए सुधार की गुंजाइश हर जगह नजर आती है, उसके बावजूद वहां पर जो सदस्य देश बैठते हैं एकजुट होकर आखिर इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? शंकर प्रसाद जी, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। युद्ध होते रहेंगे, यूनाइटेड नेशन में बैठ के चलती रहेंगी और हालात जस के तस बने रहेंगे, स्थिति कैसे फिर सामान्य होगी? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। यूनाइटेड नेशंस की खुलासा तो अचल साहब ने कर दी। बात यह है कि ये लड़ाई है हमास और इजराइल के बीच में, इन दोनों को ही सुलझाना है। जब हमास समझ जाएगा कि और उसमें ही कैनॉट टॉलरेट एनी मोर डिस्ट्रक्शन, तब बातचीत होगी या होस्टेज छोड़े। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजीज को जाने दिया जाए, सबसे बड़ा हथियार जो आज हमास के पास है वो वहां की सिविलियन पॉपुलेशन है। बिल्कुल, उसको वहां से वो जाने नहीं दे रहे, उनको रोड ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, उनको गन पॉइंट पे वहां रखते हैं जिससे कि सिविलियंस वहां से निकल ना पाए। वो बात भी है कि इजिप्ट उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमास उनको जाने भी नहीं दे रहा है।
तो ये लड़ाई जो है बाहर के जो पेरिफेरल लड़ाई है, यूनाइटेड नेशंस की बात आपने बहुत विस्तार पूर्वक सुन ली, आप बयान सुनती रहती है सब जगह के, सीरिया में क्या हो रहा है, जॉर्डन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, ईरान के क्या हो रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, लेकिन दिस वॉर हैज टू एंड एट इन गाजा इटसेल्फ एंड इट हैज टू बी सॉर्टेड आउट बिटवीन इजराइल एंड बिटवीन हमास। अब देखना यह कि किसकी कितनी काबिलियत है इसको झेलने की, कौन कित